चलो चलो। हाँ जी। हाँ बोलना, सिराज कहाँ गया? क्या तू कह रहा है ये वैसे तेरा नाम ले रहा है? क्या कह रहा है, मतलब तू बोल दे, तेरे मन में क्या है? अरे टेस्ट की मेरी से अपना मैथ्स के पेपर चाहिए जो इसने पेपर दिया था वही मंगवा रहा है। अरे तो बाद में ले लियो यार। इसको 10 रुपया देख लीजिए अपने को पूछना। बाद में देख लियो, क्लास में अपनी प्रोबेबिलिटी समझेगा या क्या? अगली बार भी प्रोबेबिलिटी का टेस्ट चेक करेगा। देखो जी दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को एडिशन थ्योरम पढ़ाया था, और यार मैं वो भी करवा चुका हूं, इसका मतलब तो मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी, सर ये तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो ही गया। देखो तो correlation को। हाँ आपने लगा छोटा सा छोटा पूरा। हाँ छोटा सा टॉपिक है, याद आ गया भाई, याद। लो भाई, छोटा सा जो टॉपिक है वो ये है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। वैल्यू। तो भाई ये क्या है? बाद में एट नहीं है, बी है। बाद में लो मुझे वहाँ खाऊंगा थोड़ी। अबे मैं ऐसे मांगा तो इसलिए सर ये हिड़ेगा ज्यादा तेज करोगे तो बस कम कर दो थोड़ा। हाँ हाँ जी। क्या करूं इसका? कुछ नहीं। तुम्हारे लिए तो पंखे भी रिमोट वाले लाने पड़ेंगे। दिव्यांश कह रहा सर कुछ ऐसा सिस्टम करो, सेंट्रलाइज्ड एसी, हर सीट पे अलग अलग हवा है। जो होता है ना, अच्छी बसेस नहीं होती जिनमें हर सीट के ऊपर वो एक डक्टिंग में पॉइंट दे देते हैं एसी का। सर चलो इधर देखो सभी, क्या वर्ड बोला मैंने? एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इसे ई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? एवरेज। ठीक है। हाँ जी ध्यान से, मैंने क्या चालू करा? एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज यानी कि मीन। ठीक है, तो बेटा अब आपसे बात आती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? x1 p1, x2 p2, x3 p3, xn pn। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक तरीके से, ठीक है, क्या होता है? अर्थमेटिक नहीं होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक तरीके से क्या, अर्थमेटिक मीन होता है। ये साइन याद है ना? यस सर। किसका साइन है? अप्रूव। बेटा सुन, पूछ लिया कर, ये सिमिलर का साइन है। इससे पहले जो साइन बनाया था वो कॉन्ग्रुएंसी का था। ठीक है, तो अब क्या है, मुझे कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाना थोड़ा ठीक नहीं लगा, मतलब मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द सिमिलर ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो मेरे इसलिए साइन चेंज कर। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, अब इसके बाद आपका यहां पे अगर हम बात करें, तुम्हारा बेटा अभी दिसंबर में नहीं, वैसे उसमें है ना, जून वाला है ना तुम्हारा, तुम दोनों का ही? ठीक है। अभी हमारे बेटा इसमें दो ही चैप्टर बचे हैं स्टैट्स में, प्रैक्टिकल, एक तो कोरिलेशन रिग्रेशन और एक थ्योरेटिकल। ठीक है, तो मैं पहले ना थ्योरेटिकल चालू कर दूंगा, ठीक है, और आप दोनों का वो नहीं है। ठीक है, तो 3 क्लासेस के आसपास लगेगी। ठीक है, अब इधर देखिए प्लीज। यहाँ पे भाई ध्यान दो प्लीज, सभी बच्चे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ये मैंने बता दिया, ये अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, और प्रूवमेंट करके दिखाई जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगेन जरूरत भी नहीं हो यार, वही है, हम मेहनत कर रहे हैं
सामने बच्चे बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, बस उन्हें इतने से मतलब है, अच्छा अर्थमेटिक नहीं है, हाँ ठीक है। हम लगे पड़े हैं बताने के लिए, देखो ये कैसे अर्थमेटिक मीन है, सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है यार, बस ये अर्थमेटिक मीन होता है ना, हाँ देखिए। स्टैट्स में 3 चैप्टर बाकी है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन वाला भी है। बेटा वो ना थ्योरी Last का chapter. चैप्टर है, लास्ट थ्योरी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है, उसमें 2 यूनिट है, एक है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और एक है सैम्पलिंग, दोनों हाफ हाफ, 1 घंटे का पूरा चैप्टर है, हाफ एन आवर का स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, हाफ एन आवर का सैम्पलिंग। तो मतलब मैंने तो वो चैप्टर कंसीडर कर रहा हूँ कि भाई कितने चैप्टर बचे हैं, जैसे मैंने बोला 2 चैप्टर बचे हैं, तो वो मैं वो चैप्टर कंसीडर कर रहा हूँ जिनमें 3-3 क्लासेस लगनी है, जैसे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 क्लासेस और कोरिलेशन रिलेशन में भी 3 क्लासेस, ठीक है। अब इधर देखिए प्लीज सभी, यहां पे देखिए, तो ये आपका फॉर्मूला हुआ, अब इस पे बात आती है क्वेश्चन कैसे है, ठीक है। ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा टेस्ट वाली है। और ना ये वाला जो चैप्टर है ना, इसके बाद जो स्टैट्स के अलावा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर होगा, वो हम कोशिश करेंगे कि एक लंबी क्लास के अंदर खत्म करके निकले, ठीक है ना। एक लंबी क्लास किसी भी दिन, जिस दिन भी मतलब मेरे को ठीक लगेगा, एक लंबी क्लास संडे को मतलब लगा 3 देते घंटे मान लो, बस 3 साढ़े 3 घंटे मैक्सिमम गैप दे दे के एक दिन में ही 2 क्लास ले ली, बस ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो जिससे कि वो चीजें और आगे ना जाके खत्म हो जाए, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक मेन बचा है, एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेन बचा है और एक कोरिलेशन रिलेशन, ये 3 चैप्टर है, जिसमें से मैं सोच रहा हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन को स्ट्रेच में करवाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन एज पर योर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। उसके बाद जो बचा वो बेटा लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी एक क्लास डिफरेंशिएशन में लगाऊंगा, एक क्लास इंटीग्रेशन में और एक क्लास जो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हमारा बचा हुआ है, मतलब मेन तो ये मेन चैप्टर्स है, ठीक है। इस मंथ के लास्ट तक हो जाएगा, इस मंथ के लास्ट तक। इस मंथ के लास्ट तक नहीं, नहीं। 10 तारीख तक होगा, 10 दिसंबर, ठीक है। एक महीना बचेगा फिर तो। तो अब उसके बाद और पेपर है आपका 12 जनवरी, तो ऑलमोस्ट 1 महीना आपके पास पूरा होगा, उसमें भी मैं आपका रिवीजन जो है वो यहाँ पे करवाऊंगा, वन शॉट में। और रिवीजन जो है कोशिश करूंगा, हाँ 1 शॉट जिसे कह सकते हैं, ऑनलाइन भी रख लूंगा, ठीक है। बट यार पता है क्या है, दिक्कत ये आती है ऑनलाइन, मतलब प्रॉब्लम मुझे ये है कि ना, एक तो ऑनलाइन और अगर मैं रखूँ ना तो ये क्लास ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो मतलब मेरा लैपटॉप ना दोनों काम करने के कैपेबल नहीं है, अगर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और फिर ब्रॉडकास्टिंग भी करता हूँ तो वो एक जगह दिक्कत आएगी, या तो रिकॉर्डिंग हैंग हो जाएगी, या मेरा लैपटॉप हैंग हो जाएगा, या पता चला ब्रॉडकास्टिंग में ब्लर हो जाएगा। सर जूम मीटिंग में रिकॉर्ड कर लो ना, दिक्कत ही नहीं आएगी। मुझे करनी नहीं जूम मीटिंग रिकॉर्ड, उसका जो फॉर्मेट है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका मैंने इसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, एक मिनट। और तुम सब पहले में अपना स्टैट्स अच्छे से प्रिपेयर करना, अगर तुम्हारा स्टैट्स एंड देन लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर अच्छे से हो गया तो बस बात खत्म है, पास। पास तो वहीं पे श्योरिटी आ जाएगी, ठीक है, गारंटी तक दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम कोई उस पे थोड़ी रुक जाएंगे, फिर मैथ्स पे, एमओएस। ठीक है ना। इजी है। क्वेश्चन देख के टेस्ट करना। हाँ वो तो और मैथ्स में सुनो, जितने बच्चे नॉन मैथ्स वाले हैं वो ध्यान से, आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेट किस पे करना है, स्टैट्स तो वो तो बात हो चुकी है, उसके बाद अब मैं सिर्फ मैथ्स पे आ गया। मैथ्स में
आपको एपीजीपी बहुत अच्छा जो हो भी जाता है आपसे, ठीक है। फिर आपको रेशियो पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, कंपलसरी है, 14 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद फिर आपका इक्वेशन और रेशियो प्रपोर्शन। कितने चैप्टर बोले मैंने? 4। ये तुम्हारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दिया आपने, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन छोड़ दिया आपने, सर सेट फंक्शन रिलेशन लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी छोड़ दिया आपने, मतलब बोला नहीं आपने। मैंने बोला सबसे ज्यादा फोकस कर, ठीक है। तो तुम्हारे मतलब ये समझ लो मैथ्स में, अगर जैसे मैं कहूं कि कोई बच्चा ये कहे कि मुझे मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, जैसे आप शुरुआत में ही बोलते थे, अब नहीं लगता है ना, चलो अच्छी बात है, बट फिर भी सुन ले। तुझे मैं तेरी उसी बात का जवाब दे रहा हूं। तूने इसने बोला कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड हूं, मैथ्स में वीक है, जो भी सब बातें हो गई, तब इसी बेसिस पे बोल रहा हूं, और जिसको जो कंफर्टेबल है अच्छी बात है। एपीजीपी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इक्वेशन, रेशियो प्रपोर्शन, सिर्फ 4 चैप्टर। ये 4 चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते, समझ गए? इस चैप्टर को आपको हर हालत में प्रिपेयर करके जाना है। पीएनसी की बात आती है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, बट सीए फाउंडेशन में इतना मुश्किल लेवल का आता नहीं है। जिस लेवल का आता है उससे अबव लेवल तक का आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। बट फिर भी वो एक ऐसा टॉपिक है जो किसी को भी प्लीज कर सकता है और किसी को भी परेशान कर सकता है, ठीक है। वो थोड़ा सा बाकी मैंने उसका तरीका निकाल रखा है, लेकिन फिर भी मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, पुराना एक्सपीरियंस ये है कि कोई कोई उतना कनेक्ट नहीं हो पाता। मतलब जैसे समझ लो जिसको दिमाग पे जोर डालने में थोड़ा सा भी जोर पड़ता है, उसके लिए फिर वो चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। उस ये तो चैप्टर उसके लिए है कि जो बार बार लैंग्वेज को पढ़ रहा है, समझना चाह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये उस तरीके के नेचर वाला चैप्टर है। और बाकी तुम सबको ही वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए है, ठीक है। तो आप ये समझो, सेट फंक्शन लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिला के सब कुछ सेट आप सबको आता ही है, जितना मतलब कि आप ये समझ लो पेपर के हिसाब से, एक मेरी क्लास दोबारा से रिकॉल भी करके चले गए ना अगर पेपर से पहले, तो सेट का क्वेश्चन तुम्हारे से पेपर में हो जाएगा। 5-6 नंबर के सारे टॉपिक है, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी रिलेशन फंक्शन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। मैं उन 5-6 के बजाय, मेरा है कि आपके पास जो भी 93-94 मार्क्स तक का सिलेबस है उस पर पूरा तुम्हारा पूरा क्या हो, कंट्रोल हो। तो क्या है, इतने इतने नंबर तक का अगर कोई बच्चा सिक्योर करके जाता है, तो बेटा उसका पेपर ना निकल ही जाए। मुश्किल आएगा, आसान आएगा, जैसा भी आएगा पेपर उसका निकल जाता है। लेकिन जो करो, जो चैप्टर करो, ऐसे करना कि मतलब तुम्हारे को कोई परेशान ना करे। परेशान मतलब तुम्हारा दोस्त भी कई बार जरा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइयो, तो वो तुम्हें चैलेंज करने की बजाय तुम बोलता ला मुझे दिखा। जैसे कई बार होता है, कुछ कुछ बच्चे क्या होता है, कोई डाउट है मेरे से पूछने के लिए आ रहा है, तो दूसरा बच्चा कहता है दिखाइए जरा कौन सा क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस और उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, उसे लगता है कि अबे सर के पास क्या जा रहा है, मुझसे पूछ ले। दैट शुड बी योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू सिखाया था, अभी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं उसके बेसिस पे। भाई इसमें ना पहले ये वाला जो कॉलेज था, इसमें जो प्रिंसिपल है, एक पहले प्रिंसिपल था, कई 1-2 साल पहले की बात है भाई, जो रोज यहाँ गाने बजते थे, ठीक है ना। जिप्सी वाला गाना रोज बजता था यहाँ पे, तो है ना। मैं भाई साहब, हम परेशान हो जाते थे, लेकिन मैंने कहा ये क्या कॉलेज है, मतलब बात ये हम ही डिस्टर्ब हो रहे, तो वहां की कौन सी क्लासेस ढंग से चल रही होंगी। तो पता चला वो प्रिंसिपल बड़ा रिलैक्स एटीट्यूड वाला था। अब जो प्रिंसिपल है भाई साहब, मुझे लग रहा है 2 साल हो गए मैंने सुनने को नहीं देखा गाना। ये तो रोज यहाँ पे भाई साहब सुबह सुबह ही गाना चालू, सुबह सुबह ही पार्टी का मूड बना देते थे। ये देखो,
किसको ठंड लग रही है? गर्मी लगी। नहा के आए हो? अब इधर देखिए, आयुष भाई तेज कर दियो पीछे का फैन। अब इधर देखो यार, मेरे को कौन सा सैलरी मिल रही है इस बात की? हर कोई मुझे कह देता है। अब जब बाकी बच्चे तुझे कह रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी कह देता हूँ। हाँ जी, इधर देखो, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज एज फॉलो, ये डेटा दे रखा है और आपका क्वेश्चन तो ये किसी और चीज का था, लेकिन मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना सिखाना है तो मैंने EX निकालने के लिए लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। दोस्तों एक बात बताओ, जब तक तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी है EX कैसे निकालोगे? निकाल ही नहीं सकते। लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो 1 होता है। तो इन सबको प्लस कर दो, K + 2 के 3K और 3 के 6 के और 3 के 9 के और 0.8। ठीक है। अब सुनो, तो इस हिसाब से आप लोगों का हाँ जी दोस्तों, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का कैलकुलेटर पे देखो कैसे निकालोगे। अरे क्या था फॉर्मूला? X1P1 ना, 1 × 0.1 इक्वल टू, बहुत बढ़िया भाई मोहित, 2 × 0.2 इक्वल टू 4 × 0.3 इक्वल टू 6 × 0.3 इक्वल टू 8 × 0.1 इक्वल, और GT, बस ये आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। हाँ, 4.3। आ गया सबका? यस सर। आसान है। चलिए इधर देखिए एक और क्वेश्चन। हाँ जी, इधर देखिएगा एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। The probability that there is at least one error in an account statement prepared by 3 person ABC। भाई ये A के चांसेस किसके हैं? एटलीस्ट वन एरर के हैं। ए कम से कम एक गलती करेगा, इसके चांसेस कितने हैं? 20%। बी कम से कम एक गलती करेगा, इसके चांसेस कितने हैं? 30%। और सी कम से कम एक गलती करेगा, इसके चांसेस कितने हैं? अच्छा, if A, B, C prepared 60, 70 and 90 such statement, यानी कि कितनी स्टेटमेंट A, B और C ने कितनी कितनी स्टेटमेंट को असाइनमेंट दिया गया? 60 स्टेटमेंट, 70 स्टेटमेंट और 90 स्टेटमेंट। मतलब समझ लो ट्रायल बैलेंस, वो भी तो अकाउंटिंग की स्टेटमेंट होती है। ट्रायल बैलेंस कोई सही प्रिपेयर करे या गलत है। तो दोस्तों इधर देखो, इधर देखो सभी,
ए अगर कम से कम एक गलती करेगा कितने चांसेस है? 0.08 तो एक भी गलती नहीं करेगा, इसके चांसेस। 0.08 बी कम से कम एक गलती करेगा 0.3, एक भी गलती नहीं करेगा। सी कम से कम एक गलती करेगा 178 आ रहा जल्दी से फॉर्मूला निकालो। हाँ 178 ठीक है, कर लोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले क्वेश्चन? हटा दो, स्क्रीन शिफ्ट कर दूं? आर्यन चलो इधर देखो। अब इसके बाद आपको यहां पे बता देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। और प्रॉपर्टीज क्या होती है सुनो भाई। अच्छा एक बात बताओ, जब सारी वैल्यू सेम होती है तो अर्थमेटिक मीन कितना होता है? वही होता है सेम नंबर। तो अगर कभी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट निकालना पड़े तो वो क्या आएगा? कांस्टेंट। डन। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी बराबर होगा ए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस में बी। अगर तुम कहो कि ये क्या प्रॉपर्टी है, तो यार एक तरीके से देखा जाए, तुम्हें ध्यान है जब अर्थमेटिक मीन पढ़ाया था तो y इक्वल टू क्या बताया था? a प्लस बी एक्स। तो अगर आपका x की जगह पे क्या पुट कर दो? x बार है, b से मल्टीप्लाई a प्लस कर दो तो y की जगह क्या आएगा? y बार। वही तो यहां करा है मैंने x की जगह पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पुट कर दिया, है ना? तो क्या आ गया? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी चौथी जो प्रॉपर्टी है वो तब लगेगी एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। सुनो भाई, प्रोबेबिलिटी में भी तुमने इंडिपेंडेंट पढ़ा था, लेकिन वहां पे इंडिपेंडेंट अलग तरीके से समझाया था। यहां इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, अच्छा ये बताओ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सुनो भाई सभी, क्या x और y ये इंडिपेंडेंट है? क्या यहाँ x और y इंडिपेंडेंट है? नहीं है। क्या बोला? नहीं है। यहाँ पे ये x और y क्या डिपेंडेंट है? y की वैल्यू किसके बेसिस पे निकलेगी? x के बेसिस। ये लो, ये देखो, x की वैल्यू लिखी 2 4 6 और y की वैल्यू लिख दी 1 3 5। बताओ x और y इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? नहीं, डिपेंडेंट है। ये देखो y इक्वल टू एक्स माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1। आ रही है बात समझ में? तुमने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा
कि ऐसा कुछ सोच रखा है क्वेश्चन ने? जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जो भी आगे प्रॉपर्टी लिखवाने वालों, तो क्वेश्चन खुद बोलेगा एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। बट तुम्हें पता तो हो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे। बस ये रट के बैठ गए कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है उसका? ये लो, एक्स की वैल्यू 2 4 6 और वाई की वैल्यू 15 7 और 100। अब तुम कुछ रिलेशन बना के बैठा लो, बनेगा ही नहीं। पता है क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देख रहे हो, मैंने एक बार कम यहां पे बढ़ाता गया और यहां पे एक बार कम कर दिया। नेगेटिव रिलेशन में कम भी हो सकता है, लेकिन फिर बढ़ा दिया, तो अब ये कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में कोई भी इक्वेशन नहीं बन सकती। यानी कि एक्स बिल्कुल अलग है और वाई बिल्कुल अलग। ठीक है। दिल्ली और आसपास के 250 किलोमीटर का जो टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। 2 4 5 डिग्री का फर्क होता है तो अलग बात है ना। लेकिन यानी कि आसपास के एरिया का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है दिल्ली का टेम्परेचर। मानते हो ना इस बात को? लेकिन दुबई के टेम्परेचर का दिल्ली के टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ेगा? इंडिपेंडेंट। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई 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 रिलेशन निकाल सकते हो कि दुबई के टेम्परेचर और दिल्ली का टेम्परेचर? नहीं निकाल सकते, वो बिल्कुल अलग ही एरिया है, ये अलग ही एरिया है। इधर देखो भाई, तो अब तुमने कहा एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट का मीनिंग समझ गए, तो प्रॉपर्टी भी बता दो सर। प्रॉपर्टी ये है, अगर कभी ऐसे लिखा आ जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, तो बड़े आसान सब शब्दों में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ऐसे तो एक रिलेशन को अरे लिख लिया सबने? अब इन पे क्वेश्चन कैसे? डायरेक्ट डायरेक्ट। सर हाँ बोलो। क्या? वो 70 में कितना जोड़ेगी 17? 70 में क्या? कितना जोड़ेगी 17? ये पूछ रहा है। मैं 70 में कितना जोड़े कि 17 आ जाए? अगर लेके आज भी पक्की बात है, कोई ना कोई रील या यूट्यूब शॉर्ट्स देखे होंगे तो। अरे नहीं सर पाओ अरे वो बाबा गुरु जी है ना, वो गुरुजी बोल रहे थे कोई। If x and y are random variable having expected value as 4.5 2.5 then the expected, ऐसा क्वेश्चन आएगा, जरा देखो कर पाओगे? नहीं हो साढ़े बच्चे को यार बहुत बड़े माइनस ये तो क्वेश्चन अभी तो कर रहा हूं। अरे वो है अरे भरतुआ नहीं हो रहा, ये आ रहा है छड़ी के क्वेश्चन पेपर में आ रहा इस बार वाले अच्छा वाले बहुत बात थोड़ी मुश्किल होता है हो गया सबका? यस सर अगर सही तो बोल रहे थे क्या बोल हो सकता है वो तो कर दे 70 और एकदम से क्वेश्चन नंबर 21 करो। क्वेश्चन पेपर 21
With 2.2. 0.9. जीरो पॉइंट टू जीरो वही करना जो सर ने ये किया तो वो 178 वाला था वो उसको चेक कर 0.25 0.05 equals Into 2.9. किस बोल रहा हूँ 0.9. CSI. हाँ सर 5 बटन देना है. 0.90 आ गया ना? Yes sir. आगे और गया तो Sorry भाई. बस कह दो पास नहीं का वेस्ट नहीं हो रहा है चलिए इधर देखो भाई प्लीज, लास्टली एक चीज और होती है वेरिएंस, जो आपने किसमें सीखी थी? डिस्पर्जन में। यस सर हाँ. याद करो, वेरिएंस का मतलब होता था स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, लेकिन वहां का फॉर्मूला अलग है और यहाँ का फॉर्मूला अलग है। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये इस सेंस में भी देख लो, वेरिएंस को निकालने का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में ये पढ़ाया गया है। ये प्रॉब्लम है. ठीक है, यस सर अब दोस्तों वेरिएंस कैसे निकालने के लिए क्वेश्चन कर आएगा तो हाँ वही क्वेश्चन है, इसमें पूछा तो वेरिएंस ही था, मैंने उस समय से इसका डेटा यूज कर लिया था एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए। अच्छा देखो, EX निकालना तो आप लोगों को आता है ना? तो आपको बस एक जानकारी देनी है कि EX स्क्वायर कैसे निकालते हैं। x1 स्क्वायर P1, x2 स्क्वायर P2, x3 स्क्वायर P3 और xn स्क्वायर Pn। अब देखो, वैसे तो हमें इसका EX पता है, इसका EX उस समय पे आप लोगों ने 4.3 निकाल के बताया था, ठीक है? याद है ना ये वैल्यू? यस 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, 0.1 है ना? तो आपने 4.3 बताया था, लेकिन मैं आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार में कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूं, देखो कैसे करूं। सबसे पहले मैं अपने कैलकुलेटर में ये फॉर्मूला है, क्या बोला? ये फॉर्मूला है, EX स्क्वायर, ठीक है? अब क्या बोला मैंने? EX स्क्वायर। तो EX स्क्वायर कैसे निकालते हैं सुन लो भाई, इसमें क्या अलग दिख रहा है? तुम्हें बस x का स्क्वायर ही तो अलग दिख रहा है। तो ये देखो मैं कैसे कर रहा हूं, सब देखना। x का स्क्वायर करने के लिए 1 इंटू 1 इंटू 0.1 इक्वल टू GT का यूज करना है मुझे। प्लस का. हाँ M प्लस भी कर सकते, जो बच्चे के GT कैलकुलेटर ना हो, GT ना हो, तो वो M प्लस 2 इंटू 2 इंटू 0.2 इक्वल टू 3 सॉरी 3 नहीं है, अगला नंबर क्या है? 4 है। 4 इंटू 4 इंटू 0.3 इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 0.3 इक्वल टू और 8 इंटू 8 इंटू 0.1 इक्वल टू और GT।
और जीटी के बाद फिर पता है, सुनो, मेरे को लिखने का मन नहीं है, तो इसको मेक श्योर कि पहले से मेमोरी में कुछ ना हो। मेमोरी क्लियर करने का तरीका क्या होता है? एमआरसी कितनी बार? 2 बार। बार तो मेक श्योर ये पूरा करने से, मतलब ये स्टार्ट करने से पहले, तो यहाँ पे क्या प्रेस कर देना? एम प्लस। अच्छा, उसके अलावा इधर देखो भाई, अब ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूं। ये वाली वैल्यू कैसे निकालूंगा? 1 × 0.1 आती है तुम्हें? ये तो इक्वल टू 2 × 0.2 इक्वल टू 4 × 0.3 इक्वल टू 6 × 0.3 इक्वल टू 8 × 0.1 इक्वल टू, उसके बाद जीटी, उसके बाद एम माइनस, अरे माइनस करना है ना? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, भी आया जीटी, एक मिनट रुक जाओ, जीटी के बाद भाई ईएक्स तो निकाल दिया, ईएक्स के बाद उसका स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वल टू फिर एम माइनस दबा। तो यहाँ पे आपका ये देख लो, मल्टीप्लाई इक्वल टू करना, मल्टीप्लाई इक्वल टू और फिर दबाना क्या? एम माइनस। जैसे एमआरसी प्रेस करोगे 4.41 तेज बादलों की गड़गड़ाहट होगी, ठीक है, और आपका आंसर प्रकट हो जाएगा। जल्दी बताओ। 4.44 एंड दैट इज करेक्ट। आप देख सकते हो लेंथी क्वेश्चन, चांसेस नहीं है क्वेश्चन के पेपर में आने के, कम है चांसेस, बट मैंने कहा तुम्हें सिखा दिया है, तुम करके जाओ, ठीक है। अगली क्लास में चालू होगा, पता है ना, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। मैं आप 3 क्लास तो मान लो। तो इस तरह नेगेटिव में चलेगा मेरा पॉइंट नहीं माइनस का सेल वीक होंगे, सेल वीक होंगे। हाँ कैलकुलेटर बेस कर अभी लिया था कोई बात नहीं। एक काम कर सैलरी पर इससे सही होगा तो बड़े अच्छा वही हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है। सुनो, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लो, 2 प्रॉपर्टी है इसकी। वेरिएंस की प्रॉपर्टी हाँ, और आप लोग जो है टेस्ट का सिलसिला आपका चालू हो चुका है,
ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि ना जो एक डर वाली बात नहीं होती, टेस्ट हो या पेपर हो, तो एक जो डर वाली बात हो, थोड़ा सा ना क्या होगा, पेपर के लिए आप प्रिपेयर अच्छा हो जाएगा, डर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। नहीं तो सबसे ज्यादा डर लगता है अकाउंट्स के पेपर में, पहले पेपर में, सब्जेक्ट की वजह से नहीं, पहले पेपर की वजह से। उसके बाद फिर थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंसान रिलैक्स हो जाता है। तुम्हारे को ये मौका ही नहीं मिलता, सीएम में वालों का एक दिन में ही चारों ले लेते हैं। थक जाता है वैसे, सही बता रहा हूँ, पहले जो 2 पेपर होते हैं ना, हाँ वो थक जाता है बंदा, कहना मैं नहीं दे रहा। हाँ एक ही दिन में होते सारे एमसीक्यू। टाइम कितना होता है इनका? 1 घंटा इसका अकाउंट्स, 1 घंटा लॉ, और फिर ऐसे ही बीच में गैप देते हैं, फिर 1 घंटा मैथ्स और 1 घंटा इको। अच्छा इधर देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस सुनो। दो तीन चलो। दो घंटे। और हाँ जी भाई, बात नहीं प्लीज। गौरव महतो नहीं, बलारा है, बलारा। इधर दोनों को महातो। 6 घंटे। अच्छा बलहा भाई, अगर सारी वैल्यू सेम हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आता है? 0। ऐसे रिप्लाई आना चाहिए हर बात का, ये स्टैंडर्ड तुम्हें मैच करना चाहिए अगर तुम ये कोर्स सीरियसली कर रहे हो। नहीं तो फिर तुम पागल बना रहे हो अपने आप को भी, और टीचर को भी, और पेरेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, तो इधर देखो, अगर वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट निकालोगे तो 0 आएगा। कांस्टेंट मतलब सारी वैल्यू सेम। जैसे अगर x की वैल्यू दे रखी है 7 7 7 7, और आपसे कहा जाए कि बताओ वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, इस डेटा का वेरिएंस क्या होगा, जवाब क्या होगा? 0। एक प्रॉपर्टी ये है, और एक प्रॉपर्टी और, वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ, वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ। ठीक है बेटा, ये वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है कि आज है। इसका मतलब ए जो है वो क्या है बेटा जी, आपका चेंज ऑफ स्केल, बी जो है वो क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपको हम वेरिएंस एक्स का बता दें, तो क्या हम जो नया डेटा बनाएंगे एक्स में ए मल्टीप्लाई करके बी प्लस करके, तो आप उस नए वैल्यूज ए एक्स प्लस बी का वेरिएंस निकाल सकते हो बिना प्रॉपर कैलकुलेट किए। तो इसका शॉर्टकट, ठीक है बेटा। जैसे इधर देखो, अरे इधर देखो, इम्पोर्टेंट। अगर कभी, सभी ध्यान दो, डिस्पर्जन में ये सिखाया गया है आपको, अगर स्टैंडर्ड एविएशन, मैंने ऐसे सिखाया था, जैसे स्टैंडर्ड एविएशन ए एक्स प्लस बी है, तो याद रखना ये क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स। बी चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं आता ना, डिस्पर्जन में इफेक्ट सिर्फ किसका आता है, चेंज ऑफ स्केल का। यस सर। तो अब ये तो स्टैंडर्ड एविएशन है, अब इसी का वेरिएंस निकालना होगा, तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर। जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर वेरिएंस। तुम दोनों ने ये सुना मैंने क्या बोला, ए एक्स प्लस बी का स्टैंडर्ड एविएशन निकालेंगे तो क्या कर देंगे, ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स। बी को क्यों इग्नोर करेंगे, बिकॉज बी जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन है, एंड डिस्पर्जन के सारे मेजर, सारे फॉर्मूला आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड फ्रॉम स्केल। तो मैंने ए को लिया, बी को इग्नोर कर दिया, मैंने ये स्टैंडर्ड एविएशन निकाल के दिखाया। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या पूछते हैं इन जनरल, वेरिएंस।
क्या पूछते हैं? Yes. तो सोच के देख, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिखाया, इसका अगर स्क्वायर कर दे तो वेरिएंस आएगा ना, तो इसका स्क्वायर कर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर वेरिएंस। ठीक है, तो मैंने तेरे को प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया और इसको रिलेट कर दिया कि डिस्पर्जन में ऑलरेडी तुम्हें ये बात पता थी। डन। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा ये देख लो, एक दो क्वेश्चन इसके। दोस्तों आपको अभी के अभी करना है 22 और 23, 22 और 23 और प्रोबेबिलिटी आपका फिनिश। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी पे भाई सुनो, तुम टेस्ट के चक्कर में करंट चैप्टर्स को तो वो नहीं कर देते कि टेस्ट है तो चला करंट चैप्टर्स जो चल रहे हैं उन पे ध्यान ही ना दो। हाँ मतलब मेरे को पूछना है कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ? सर बी आएगा अगर थोड़ा बहुत तो पता नहीं, बट अगर ज्यादा हो रहा है तो ये तो नुकसान हो रहा है फिर तो। पता चला तुम जो अब दिया है वो पढ़ नहीं रहे और टेस्ट के चक्कर में टेस्ट का पढ़े जा रहे हो, तो पता चला ये तो फिर चैप्टर कभी बेकार ही हो गया फिर तो। मतलब मेरा सिर्फ मेरा सब्जेक्ट नहीं, बाकी सब सब्जेक्टों में भी तो ऐसे ही होगा। 6 नहीं आएगा 22 हो गया आपसे? बट 22 और 23 बोला है 22 22 23 फर्स्ट वाले का तो चालू हो गया, तीस वाले का तो क्या बोल रहे हैं, क्या आंसर? 6 हो गया। ए आएगा? क्यों? सर वो माइनस बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिस्पर्जन कैसे होते हैं? नॉन नेगेटिव, तो इसलिए -6 नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? +6। बहुत बढ़िया है। और 23 और बता दो। सर ये हाँ ये आएगा बाकी बच्चे कर नहीं पाए हैं। ये बताओ फॉर्मूले से करवाऊं या वैसे समझाऊं? फॉर्मूले से, ये लो। जो बढ़िया लगेगा कर लेंगे। +4 क्या होता है? ओरिजिन इग्नोर कर इग्नोर कर दो। 3y उधर ले जाओ, -3y माइनस इग्नोर कर दो। x की जगह पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पुट करें तो y की जगह पे क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये सीखा था डिस्पर्जन में हमने ये तरीका। अब लेकिन तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वेरिएंस चाहिए। गिवन भी x का वेरिएंस है, चाहिए भी तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड। ठीक है, ऐसी तरह से दूसरा तरीका जो फॉर्मूला सिखाया था उसके हिसाब से 2x + 3y + 4 = 0, 3y = -2x -4, y = -2/3x -4/3। अब वेरिएंस ऑफ y निकालने के लिए आपको इस पूरे का वेरिएंस करना है। हमारा फॉर्मूला ax + b का वेरिएंस क्या था?
ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ए क्या होता है जो एक्स के साथ एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इसका स्क्वायर करो और वेरिएंस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करो। ये फॉर्मूला वाला, बात एक ही है। वैसे बताना तुम लोगों में से किस किस को ये वाला तरीका ठीक लगा, ऊपर वाला, और किस किस को ये वाला। ये नहीं लगा ऊपर वाले की तरह। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्या चालू करेंगे, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन।